सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. टुडे इज 21st ऑफ मई और आज हम लोग 13th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. ठीक है, और ये चैप्टर हमारा एज वी नो ये सबसे बड़ा चैप्टर है. इतने लेक्चर का कोई भी चैप्टर आपके बुक में नहीं है, 12th में नहीं है. ठीक है, तो इसको हमें केयर भी ज्यादा करना पड़ता है. 21st May 21. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो लास्ट क्लास में हमने क्या बात किया था? लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. कई लोग समझ भी चुके होंगे इसको, लेकिन मैं फिर से एक बार हल्का सा रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ. क्या था कि हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? तो हमने क्या देखा कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक फोर्स लग रहा है. इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली लगेगा. दो चार्जेस हैं तो प्लस क्यू जो चार्ज था उस पर क्या लगेगा? फील्ड के अलोंग लगेगा. कितना? Q इंटू ई. और इस पे क्या लगा? ऑपोजिट टू द फील्ड लगा. कितना? Q इंटू ई. क्लियर है? तो अगर कोई बोलेगा कि इस डाइपोल पे टोटल फोर्स कितना है, अगर इस डाइपोल पे कोई पूछेगा आपसे कि टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना है, तो इक्वल्स टू व्हाट यू वुड से? जीरो. इट विल बी जस्ट एज जीरो. कोई बॉडी पे टोटल फोर्स मेरा जीरो है डाइपोल पे, तो मैं इसको कह सकता हूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. मैं इसको क्या कह सकता हूं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब है कि बॉडी यहां से मूव करके नहीं आगे जाएगा, बॉडी यहीं पे रहेगा. पहली चीज. ठीक है, अब इसके बाद आती है कि बॉडी मूव नहीं कर सकता है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बॉडी पे लग रहा है, तो बॉडी को क्या करेगा? तो मैं एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए कि कोई रॉड है, रॉड पे आप फोर्स इधर से और इधर से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हो, तो कुछ नहीं होगा, बॉडी क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा. लेकिन यही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स थोड़ा सा आप चेंज कर दें और एक यहां लगा और एक यहां लगा दें, अभी भी नेट फोर्स जीरो है. लेकिन होता क्या है कि बॉडी जो होगा वो इस सेंटर के अबाउट क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा. ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा. यानी अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, देन इट विल रोटेट द बॉडी. क्लियर है क्या? इट विल रोटेट द बॉडी. और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग फोर्स कपल कहते हैं. फोर्स कपल. तो हमने आपको बताया था कि ये भी क्या करेगा? डाइपोल को रोटेट कर देगा. ये भी हमारे डाइपोल को रोटेट कर देगा. अब मान लीजिए डाइपोल हमारा रोटेट कर रहा है. ठीक है, अब रोटेट कैसे कर रहा है? क्लियर है? देखने की कोशिश करते हैं हम लोग. तो डाइपोल को अगर हम लोग देखें तो हम लोग मानते हैं कि अबाउट दिस पॉइंट ओ पॉइंट के बाद हम देखते हैं हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है. टॉर्क हमारा पॉइंट होता है. टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ. क्लियर है? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ. अब जनरली देखें इस केस में, इन दिस केस अगर देखें, इन दिस केस इस केस में देखें तो टॉर्क जो है मेरा, टोटल टॉर्क जो होना चाहिए वो टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू सेकेंड फोर्स. या मैं इसको और बढ़िया से लिखूं अगर, तो टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लस टॉर्क ड्यू टू ऑन नेगेटिव चार्ज. क्लियर है? टोटल टॉर्क दोनों टॉर्क का सम होगा, दोनों फोर्सेस के टॉर्क का. अब मेरी दिक्कत क्या है कि मैं किसके अबाउट निकालना चाहता हूं, तो लिख सकते हैं अबाउट ओ. ठीक है, टॉर्क ड्यू टू माइनस वाला जो पार्ट है वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां से इस ओ पॉइंट से आर कितना है? फोर्स का डिस्टेंस कितना है? जीरो है, उसी पॉइंट पे लग रहा है. तो अगर मैं बोलूं टॉर्क ड्यू टू प्लस चार्ज कितना होगा, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि ओ पॉइंट से आर वेक्टर बनाऊंगा. तो आर वेक्टर कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा. डिस्टेंस तो हम जानते हैं दो डाइपोल का बीच का कितना होता है? 2a होता है. क्लियर है? तो मान लीजिए कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा. तो टॉर्क ड्यू टू प्लस क्या कह सकते हैं? आर एफ साइन थीटा कह सकते हैं क्या? आर एफ साइन थीटा. आर कितना है? 2a. एफ कितना है?
QE सब लास्ट क्लास में बता चुका हूं। और दूसरा अगला क्या होगा, साइन थीटा। तो फाइनली जो मेरा टोटल टॉर्क आया विच इज ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू Q इंटू 2A विच इज इक्वल टू P E साइन थीटा। हम साइड में लिख लेते हैं, ये Q इंटू 2A कितना है, Q इंटू 2A कितना है मेरा, इक्वल्स टू P है, डाइपोल मोमेंट। तो अब मेरा टॉर्क आ गया P साइन थीटा, इसको और वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। कोई दिक्कत है क्या, एनीथिंग, कोई इश्यू है क्या इसमें, बोलिए। एनी दिक्कत क्या इसमें, कोई दिक्कत है क्या, ये क्लियर है कि टोटल टॉर्क जो आया वो मेरा P क्रॉस E आया, क्लियर है। अब मैंने आपको इसमें कई केसेस की बात की थी, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है कॉपी में, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने इसके बारे में एक पार्ट की बात किया था, क्या बात किया था हमने, तो हमने बात किया था कि क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा। तो आप भी जानते हो कि जब थीटा मेरा 0 होगा तो टॉर्क भी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अगर थीटा का वैल्यू 180 होगा तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये भी 0। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम, डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम when placed along or opposite to the field। 0 और 0 का मतलब क्या होता है, along, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, ऑपोजिट टू द फील्ड। तो यहीं से अपने को समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमेशा रोटेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर 0 डिग्री पे रख दिया तो उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। 180 डिग्री पे रख दिया तो भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। और फोर्स तो पहले से ही 0 है, तो बॉडी पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है, टॉर्क, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द डाइपोल। अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो सिंपली कुछ नहीं होता है, टॉर्क डी थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि FS डेल्टा थीटा, वर्क डन इनटू थीटा, ठीक है। टॉर्क क्या करता है, समझो, टॉर्क का काम क्या है, रोटेट करना, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इक्वल्स टू होता है रोटेशन, टॉर्क की रोटेटिंग एबिलिटी इनटू स्मॉल एंगल जिसके थ्रू ये रोटेट करेगा, क्लियर है। तो टाउ टाउ इंटू डी थीटा। अब टाउ की वैल्यू अपने को पता है कितना है, पीई साइन थीटा है, पीई साइन थीटा है, डी थीटा है, क्लियर है क्या। तो क्या हम लोग कह सकते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस पीई, कांस्टेंट आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, या इसको और कह सकते हैं हम लोग U इक्वल्स टू माइनस P डॉट ई। ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो क्या लिख सकते हैं, P डॉट ई, क्लियर है क्या। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया माइनस P डॉट ई या पीई कॉस थीटा। जल्दी इसको लिख लीजिए, आई थिंक ये भी लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिए जल्दी से। दो ही चीज होता है, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क हम पढ़ चुके थे, आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी हमें पढ़ना था।
क्लियर है? मतलब कि अगर मान लीजिए कि मेरा डाइपोल थीटा एंगल से फील्ड से अलाइंड है, अगर मान लीजिए कि मेरा डाइपोल थीटा एंगल से अलाइंड है फील्ड से, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो माइनस पी डॉट ई होगा या माइनस पीई कॉस थीटा होगा। याद रखिएगा इसमें कि वर्क डन इन रोटेशन जो होता है, देखो दो चीजें होती है। वर्क डन इन ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। तो वर्क डन इन रोटेशनल मोशन जो होता है वो टॉर्क डॉट थीटा होता है। ठीक है, फोर्स लगाया इनटू वो असर क्या किया, यही होता है ना। एक्चुअली मैं आपको सब पढ़ाया नहीं रोटेशन, इसलिए मैं फिर भी मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है रोटेशन में, टॉर्क डॉट थीटा होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्लियर है सबको? मान लीजिए मैं यही रहने देता हूं, तो एक सवाल आता है कि मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी तो हमको आ गया हर समय, थीटा बोलूंगा तो आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर थीटा थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस 0 1 हो जाएगा। थीटा अगर 180 हो जाएगा, थीटा अगर 180 हो जाएगा तो u इक्वल कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, p इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, थीटा अगर 90 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू व्हाट यू विल बी, यू विल गेट टू इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? ये डिफरेंट केसेस है। याद रखिएगा कि थीटा 0 जो है वो इक्विलिब्रियम है। थीटा 0 और थीटा 180 जो दोनों पोजीशंस हैं, ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। लेकिन एक में पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है और दूसरे में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही हाई है। इसीलिए याद रखिएगा, जहां पोटेंशियल एनर्जी कम होता है उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको कहते हैं, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सब पढ़ा चुका हूं ये सब। याद कीजिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था कि अगर उसको अपने पॉइंट से हल्का भी डिस्प्लेस किया तो फिर से उसी पोजीशन में गेन करेगा, वो एसएचएम करने की कोशिश करेगा अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा तो। लेकिन अगर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसको हल्का भी डिस्प्लेस करेंगे तो वो उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। क्या क्लियर है क्या? इक्विलिब्रियम दो हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। याद रखिएगा, दो बार डाइपोल को इक्विलिब्रियम मिलता है, 0 डिग्री पे और एक 180 पे। 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, इसलिए उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डाइपोल दो बार इक्विलिब्रियम गेन करता है, 0 पे और 180 पे, क्योंकि दोनों जगह टॉर्क 0 होता है। लेकिन वो इक्विलिब्रियम आखिर है कैसा, स्टेबल है कि अनस्टेबल, ये कैसे पता चलता है? पोटेंशियल एनर्जी से। जहां पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वो स्टेबल होगा, जहां ज्यादा होगा वो अनस्टेबल होगा। छोटा सा पॉइंट है, बहुत काम का पॉइंट है। लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी, सीधा हिसाब है केमिस्ट्री का। एट 0 डिग्री पे मतलब, एट 0 का मतलब आदर्श नहीं समझा मैं। निधि u0 पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अच्छा निधि मैं बोल रहा हूँ u0 पे नहीं, थीटा 90 की बात कर रहे हो। थीटा 90 पे क्या टॉर्क 0 है क्या? चेक करिएगा। पहले तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तब ना स्टेबल अनस्टेबल की बात करेंगे। मेरा सवाल है कि इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं तो आप स्टेबल अनस्टेबल की बात कैसे कर सकते हैं? बोले एम आई मेकिंग पॉइंट? निधि आपने बोला u0 पे, मतलब आप कहना चाह रहे हो थीटा 90 पे।
अच्छा निधि, मैं कह रहा हूँ थीटा 90 पे तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल की बात करने की। टॉर्क जीरो होता है क्या 90 पे? नहीं होता। चलिए लास्ट पॉइंट एक और आता है इसमें से, ठीक है, वो क्या आता है? वर्क डन। जी बिल्कुल सही है। टॉर्क जीरो मतलब पहले टॉर्क जीरो होगा तभी उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे, है ना? जब टॉर्क जीरो हो जाए तभी उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का इकलौता केस यही नहीं है कि यू जीरो हो जाए निधि। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को हमें फोर्स से ही पहचानना पड़ेगा, ठीक है? यू से हम नहीं पहचानने की कोशिश करते हैं कभी भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को, तो न्यूट्रल के चक्कर में नहीं पड़ते। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जहां रख दे वही इक्विलिब्रियम गेन कर ले, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता डाइपोल में खासकर, ठीक है? सिर्फ स्टेबल और अनस्टेबल होता है। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। मान लीजिए कि शुरुआत में ये थीटा 1 पे इंक्लाइंड है, और थीटा 1 से हमने क्या किया, इसको थीटा 2 पे इंक्लाइन कर दिया, यानी हमने रोटेट कर दिया डाइपोल को। हमने डाइपोल को रोटेट किया है, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सीधा लॉजिक है, कोई याद फॉर्मूला नहीं करने को कह रहा हूं। यू फाइनल कितना होगा? माइनस पी ई कॉस थीटा 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस पीई कॉस थीटा 1। तो वर्क डन इक्वल्स टू आया पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज नहीं बताया, मैंने सीधा सीधा आपको एक प्रोसेस से समझाने की कोशिश की है, वही याद करो, फॉर्मूला याद रहे ना रहे। इज इट क्लियर? क्या वह अगर मान लो हम डाइपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल पे रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको मॉड्यूल में, इस बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है? जल्दी, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं निधि, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू होगा माइनस चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नहीं होगा, ठीक है? हम बोल रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? मेरा क्या नाम है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी पहले कुछ था, सीधा समझो ना, 10 जूल की एनर्जी थी, वो 15 जूल पे चली गई, तो आपने कितना वर्क किया बाहर से? कुछ एनर्जी वर्क सप्लाई वर्क किया है ना। वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है, चलिए, इज इट क्लियर? याद कीजिए निधि, वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स था, इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद है निधि? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। चलिए, सब लोग जल्दी लिख लीजिए, खत्म करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, टॉपिक खत्म। टॉपिक से क्वेश्चन में दम नहीं होता, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी इजी आते हैं। इस टॉपिक से आपको आपको एसएचएम का यूज करके बड़े अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है? जो थोड़ा सा आपको अभी दिक्कत आएगी, थोड़ा दिक्कत अभी आएगा, बहुत कम मिलेगा आपको क्वेश्चन इस तरह का, लेकिन वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो रोटेशन पढ़ाने के बाद ही बताऊंगा। इसका भी और मैग्नेटिज्म का भी जो रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी करेंगे। जल्दी लिख लें इसको, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आज टॉपिक शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो लिख चुके हैं वो अगला क्वेश्चन ट्राई करें, बिल्कुल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है।
देखते हैं राघवेंद्र, लुक्स फाइन, ठीक ही होगा इसमें कैलकुलेशन में। जल्दी से सब लोग ट्राई करें क्वेश्चन को। मुझे फर्स्ट का आंसर आ रहा है 10⁻⁻⁴ आ रहा है, काफी लोग का आंसर टॉर्क 10⁻⁻⁴ करेक्ट ही होगा, इसमें गलत होने के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। दूसरा भी पार्ट सॉल्व कर ले, फिर मैं सॉल्व करूंगा। एवरीवन ट्राई ऑन योर ओन, डोंट वेट फॉर अदर्स। 18√3 राघवेंद्र कह रहे हैं, राघवेंद्र देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट तो इजी है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, अपने को डाइपोल दिया हुआ है P इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। आपके पास थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना है 30 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो अपने को एक बात तो क्लियर है कि टॉर्क इक्वल्स टू होता है पी साइन थीटा। फॉर्मूला चलो इसी बहाने याद हो जाएगा इससे। तो पी साइन थीटा कितना हो गया 4 इंटू 10⁹ इंटू ई कितना है, ई हमारा है 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2। तो 10 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन मीटर। कितना हो गया 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। डन पहला पार्ट। इज इट क्लियर? फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अब अगला पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, आल्सो फाइंड आउट द वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल टू मेक 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यानी मेरा θ1, यानी मेरा इनिशियल थीटा कितना है, मेरा इनिशियल थीटा है 30 डिग्री। मेरा फाइनल थीटा कितना है 90 डिग्री, या इसको θ2 भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक बात, देख लेते हैं आनंद। अगर मैं लिखूं वर्क डन इक्वल्स टू लिखूं तो पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो जाएगा। अच्छा पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू अगर देखें तो 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ और cos θ1 कितना है √3/2 माइनस 0। ठीक, इतना कितना हो रहा है, तो फिर तो ये √3 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया क्या? बोलिए, बिल्कुल सही राघवेंद्र, गलत था उस समय। मेरे पास प्राची का आंसर बिल्कुल सही है। वैष्णवी, निधि, आनंद √2 कैसे लिख दिया था? 2√3 आनंद, 2√3 इंटू 10⁻⁴। नहीं आनंद राज, गलत था। आदर्श, आदर्श फर्स्ट पार्ट ही आपने लिखा था। आनंद राज तो ये दूसरे पार्ट में काफी लोगों ने गलतियां की। राघवेंद्र आपका 18√3 आ रहा था। क्या सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, गुड। लेट्स गो अहेड एंड ट्राई वन मोर। लेट्स गो अहेड ट्राई वन मोर। इस टॉपिक पे ना क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जहां जनरली आप टच किया जाता है कि फॉर्मूला भूल चुके हो। तो इस तरह क्वेश्चन हमको मिलेंगे और हम लोग मॉड्यूल में करेंगे। ट्राई वन मोर बस।
लगता है बहुत उस पिछले वाले से ज्यादा आसान सवाल है ये। सब बट आंसर तो अलग अलग आ रहे हैं। मेरे पास राघवेंद्र और निधि का आंसर आया 2 × 10⁻³ आनंद ने बोला है 2 × 10⁻²। आनंद कैलकुलेशन देख लो एक बार। वैष्णवी भी सेम आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जस्ट टू रिकॉल द फॉर्मूला। कल्याणी ठीक लग रहा है? अंजन अंजन ठीक, अंजन देख लेता हूँ एक बार। अंजन ठीक है, सबका ठीक है। चलो ठीक है, सबका ही ठीक है रीस, मुझे समझ में आ गया। चलो, सबसे पहला चीज तो आपके पास Q दिया हुआ है। Q कितना है? 10⁻⁻6 कूलम। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 0.02 मीटर। तो पहला काम तो डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट कितना होता है? P इक्वल्स टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कितना हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 इंटू 10⁻⁻6 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8। अब आता है मैक्सिमम टॉर्क इक्वल्स टू पीई हो जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क तो कितना होगा? पीई साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। उसमें टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। तो पी मेरा कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ई कितना है? 10⁵ तो कितना हो गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रविशंकर -1 कैसे हो गया? -3 होगा ना रविशंकर? क्लियर है? रविशंकर आया समझ में? -1 नहीं होगा, -3 होगा। होपफुली सबको समझ में आ गया ये। चलिए अब अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जो एक्चुअली हमारा मेन टॉपिक आज का है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, याद करिए, अगर एनसीईआरटी को देखते हैं तो ये दूसरा चैप्टर आपका शुरू हो रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव व्यू से देखते हैं तो पहला चैप्टर के अंदर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या ये टॉपिक आप पहली बार नाम सुन रहे हो? बिल्कुल नहीं, आपने ये टॉपिक पहले नाम सुन रखा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था क्या? बोलिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो उसी तरीके से आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जो टॉपिक है ये क्या कहता है? ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन इससे बढ़िया तरीके से आप क्लास 10th में भी पढ़े हो, और वही सेम चीज आपको फिर से पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सम सोर्स चार्ज, किसी भी सोर्स चार्ज, किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है at a point is defined as the work done by external agent in taking a point unit positive charge from reference point. reference point याद रखिएगा, जनरली इंफिनिटी लेते हैं हम लोग, जनरली टेकन एज इंफिनिटी, टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक चार्ज रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, उसके आसपास के रीजन में फील्ड है, तो मुझे अगर कोई दूसरा चार्ज लगाना लाना होगा तो उससे फोर्स एक्सर्ट होगा। तो मैं एक इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को उठा करके किसी पॉइंट पे लाके रख रहा हूं, तो जो मुझे वर्क करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर इसी चीज को मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करें, मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करें, तो पोटेंशियल इज work done by external agent per unit charge। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। ठीक ठीक है आदर्श, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, डोंट वरी। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फिर समझा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मान लीजिए मेरा एक चार्ज रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि मेरा एक चार्ज रखा हुआ है जो कि फिक्स है।
मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है जो कि फिक्स है। अब इसके आसपास के रीजन में कोई भी आप चार्ज लाइएगा तो आपको वर्क करना पड़ेगा। चार्ज को लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो मैं चाहता हूं कि एक क्यू चार्ज को मैं क्या करूं, इंफिनिटी से ला करके किसी भी पॉइंट पे इसके आसपास में रख दूं। तो इस इंफिनिटी से किसी क्यू चार्ज को लाने में जो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्या होगा, वो उसको कहते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पर यूनिट चार्ज। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? क्या ये सब आपने 10th में भी पढ़ा था? क्या ये आपने 11th में ग्रेविटेशन में भी ये चीज पढ़ी थी क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो सबसे जो मेन यूनिट हमारा होता है वो क्या होता है? वो होता है वोल्ट, और यूनिट क्या होता है इसका? जूल पर कूलम। याद रखिएगा, इसका यूनिट क्या हो सकता है? जूल पर कूलम हो सकता है। ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखिएगा, इट डिपेंड्स ऑन अ रेफरेंस पॉइंट। इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कोई पोटेंशियल को, वो क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। क्लियर है? तो ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय डेफिनेशन। डेरिवेशन अभी हम लोग करेंगे, लेकिन क्या बाय डेफिनेशन क्लियर है क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। जल्दी से इसको लिख लीजिए सब लोग, एवरीवन नोट इट डाउन। फिर हम लोग डेरिवेशन पे जाएंगे। और डेफिनेशन का लास्ट वर्ड जरूर देखिएगा, विदाउट एक्सेलरेशन। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन के साथ नहीं लाना है। चार्ज पार्टिकल को हमें बिना किसी एक्सेलरेशन के लाना है। उसके पीछे कारण होता है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेटेड मोशन में लेके आओगे तो उसकी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तब दिक्कत है। तो वर्क डन हमारा थोड़े ना सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो वर्क डन हमारा काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम चार्ज पार्टिकल को बिना किसी एक्सेलरेशन के लाना चाहते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करें सब लोग। चलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन करें, फिर हम डेरिवेशन करेंगे। और ये डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हो, आपको समझ याद आएगा थोड़ा बहुत। तो फुली कल सबने ग्रुप पे मैसेज देख लिया होगा होमवर्क्स का। बट बेटर प्लान अकॉर्डिंगली, सब लोग उसी तरह से प्लान करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर था, हमें इसको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना वैसे वैसे चैप्टर हम लोग भूलने लगते हैं। ये हर साल की बात है, ये मीनो की हर साल ये दिक्कत होती है कि चैप्टर लोग भूलने लगते हैं। बेटर है कि भूलना नहीं है, प्रैक्टिस रिवीजन शॉर्ट नोट्स करते रहे।
इसके बाद सारे चैप्टर इसके आधे आधे साइज के हैं। शेड्यूल देख लीजिएगा निधि, उसी में बात करेंगे, उसी में होगा। मुझे याद नहीं है। जो होगा वो अगले वीक का, इस वीक का नहीं है कुछ भी शेड्यूल। वो इस वीक का शेड्यूल नहीं है, वो सब अगले वीक का है। बच्चों लिख लिया क्या? अंजन विल प्रोवाइड। अंजन मिस हो गया होगा, मेरे पास है, मैं करता हूं। जल्दी लिख लिया ना? चलो अब हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है, देखते हैं। तो मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहां से आप कोई, आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है क्यू पहले से, ठीक। प्राची कोई दिक्कत नहीं है, प्राची डोंट वरी, हम चाहते हैं, देखो प्राची ने एक सवाल पूछा कि सर नीट वाले भी जेई क्वेश्चन सॉल्व करें। प्राची वो जेई का क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन है बस, उसको ऐसे देखो आप, ठीक है। जब ऑनलाइन मोड में है तो हम लोग इस तरीके से फायदा उठाते हैं, जब डिजिटली कंटेंट हमारे पास है तो उसको भी सॉल्व करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले ये खत्म कर लेते हैं, फिर दूसरा वाला भी पार्ट करेंगे, और टाइम बहुत है हमारे पास, क्योंकि अगला वीक भी कैपेसिटी चलता रहेगा, तो ये क्वेश्चन करते रहेंगे। तो लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम, ठीक है। और ऐसा नहीं एक भी आप 90% क्वेश्चन को आप देखोगे तो एक ही लेवल है, जेई नीट में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है फिजिक्स में अभी के समय में। खैर चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने बोला एक क्यू चार्ज हमने रख दिया, और हम क्या चाहते हैं कि एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से हम लोग उठा के लाए। इंफिनिटी से हम क्या कर रहे हैं कि एक टेस्ट चार्ज कैसा है, कुछ ऐसा है क्यू नॉट। इस टेस्ट चार्ज को उठा करके हम ला रहे हैं अप टू पॉइंट पी पे हम लेके आ रहे हैं, मान लीजिए, क्लियर है। हम पी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। हम आर डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, ठीक बात। अच्छा, अब मैं मान लेते हैं कि किसी वक्त पे क्यू चार्ज से ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। और मान लेते हैं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करता है ये dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करता है dx, क्लियर है। तो हम इसको स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट वाइज लिखने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं कंसीडर a charge q with a point p at a distance, हमने एक चार्ज ले लिया q और p पॉइंट को ले लिया उसे डिस्टेंस r पे, ठीक है, ठीक है। अज्यूम a test charge q naught, a positive test charge q naught is brought from infinity to point P
विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया हमने, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अच्छा, कोई चीज को बिना किसी एक्सेलरेशन के ला रहे हैं तो उस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? उस पे नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए क्या? बोलिए। अब इस क्यू नॉट चार्ज पे जो एक्स डिस्टेंस अवे है उस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो गौर से देखिए, इस क्यू नॉट चार्ज पे कुल मिला के 2 फोर्स लगेगा। एक फोर्स तो सबसे पहले लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्शन। क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन क्योंकि आपको नेट फोर्स 0 करना है तो आपको भी एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हमेशा। बोलिए, क्या आपको भी एक फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा? कितना? एफ एक्सटर्नल। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि एफ एक्सटर्नल माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 0? तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या इसमें एवरीवन? क्या इसमें कोई दिक्कत है कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स? क्योंकि हम उस चार्ज पार्टिकल को बिना किसी एक्सेलरेशन के लाना चाहते हैं। तो बिना किसी एक्सेलरेशन के लाना होगा अगर आपको, तो आपको भी एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो रिपेल कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे आपको फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा? कुछ ऐसे, एक्सटर्नल, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स तो पहले से ही लग रहा है। इज इट क्लियर? क्या सबको ये क्लियर है कि वो जो चार्ज है क्यू नोट पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो लग रहा है इलेक्ट्रिक जो रिपेल कर रहा है, हमें इसके बदले में उस पे ऑपोजिट में एक फोर्स कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? एक्सटर्नल, ताकि नेट फोर्स उस पे क्या रहे? 0। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? हमारा फोर्स क्लियर है क्या? हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्लियर है सबको? बोलिए। डाउट है क्या? ठीक है, फोर्स तो चलिए अब आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? तो मैं डिस्प्लेसमेंट को लेके ऐसे कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा वो माइनस dx है। ये बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये माइनस dx है। अब आप पूछोगे क्यों? क्यों माइनस dx है? अच्छा, आप मुझे बताओ, x का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? आप बताओ, x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? आप बताओ। अच्छा, इन डिक्रीज कर रहा है तो x डिक्रीज कर रहा है ना, तो नेगेटिव होना चाहिए ना। तो सबसे पहला तो मैंने लिखा कि f एक्सटर्नल मेरा जो है वो आ गया 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? माइनस टाइम्स dx। दोनों के बीच एंगल कितना है? दोनों के बीच एंगल कितना है ये भी देखना पड़ेगा। तो थीटा इक्वल्स टू कह सकते हैं क्या? 180 डिग्री। सॉरी, थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। बोलिए, फोर्स हम किधर लगा रहे हैं? हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? हम फोर्स टुवर्ड्स लगा रहे हैं। आनंद, 180 नहीं होगा। देखिए, हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स हमारा क्या है? इस तरफ है। दूसरा, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या उधर ही है? बोलिए। बोलिए, क्लियर है क्या सब लोग? फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, चलिए
अब मुझे कोई कहेगा कि वर्क डन निकालिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, दीप कह सकते हैं, कह सकते हैं आप, तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एस, एफ डॉट डी एस कह सकते हैं, एफ डॉट डी एस। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, एफ डॉट डी एस कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। क्लियर है। अगर मान लीजिए हमें टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने को कोई कहेगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कितना हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है क्या, सारे कहां से कहां तक, कहां से कहां लेके आ रहे हैं, तो हम अदर से लास्ट में समझाता हूं, इन्फिनिटी से लेकर के हम आर पॉइंट पे ला रहे हैं, हम इन्फिनिटी, एक बार मैं समझा देता हूं, इन्फिनिटी से हम आर पॉइंट पे ला रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम अगर कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई क्यू बाई क्यू नॉट, आर स्क्वायर तो बाहर नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx के साथ फ्रॉम इंफिनिटी टू r। क्लियर है, थोड़ा आगे देखते हैं, माइनस q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x इंफिनिटी से r तक। देखते हैं, माइनस माइनस बाहर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1 इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारे इसी तरीके से आ गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। क्लियर है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो वो क्या होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो वैल्यू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, चलिए, कितने लोगों को समझ में नहीं आया बताइए, जस्ट रेज योर हैंड्स, मैं दोबारा समझा दूंगा, जस्ट रेज योर हैंड्स, जस्ट रेज योर हैंड्स, मैं समझा देता हूं। वन आयुषी बस, और किसी सबको आ गया समझ में, आदर्श, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्चुअली बस आदर्श को बस माइनस वाले में दिक्कत है। आदर्श एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, एक बार, ठीक है। मैंने बोला, फिर से रिकॉल कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्चुअली स्पेस भी लूंगा एक्चुअली नोट्स के लिए इसमें, क्योंकि मेरे को कम हो गया स्पेस यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बोला कि मुझे एक चार्ज को लेके आना है इन्फिनिटी से। सब लोग लिखना भी शुरू करें, ठीक है, सब लोग लिखना भी शुरू करें, ठीक है। तो एक चार्ज को लाना है इन्फिनिटी से, तो ला रहे थे, दिक्कत क्या होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको रिपेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल कर रहा है, तो हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स। हम चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल बिना किसी एक्सेलरेशन के आए। कल्याणी को स्पेसिफिक डाउट होगा तो मार्क कर दीजिए मुझे। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो गया, होना चाहिए, तो हमने लिख दिया। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्सटर्नल फोर्स आ गया, ठीक बात। अब मैंने बोला फोर्स तो क्लियर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इन एक्स होगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक्स तो घट रहा है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसा क्यों ना कहूं कि -dx होगा। dx पॉजिटिव थोड़े हो सकता है, x घट रहा है तो dx नेगेटिव होगा, अगर x बढ़ रहा होता तो dx पॉजिटिव होता। तो
डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, माइनस dx। क्लियर? अब दोनों के बीच फोर्स भी इधर ही लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्लियर है? क्या वर्क डन का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं क्या? एफ डॉट एस होता है क्या, एफ एस कॉस थीटा होता है क्या? मैं थोड़ा अगर क्लैरिटी अगर आपको दूंगा भी तो कहां दूंगा, मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दूंगा यहां पे। देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बिल्कुल टेस्ट चार्ज का ही मूवमेंट हो रहा है ना, टेस्ट चार्ज का ही मूवमेंट हो रहा है, फिक्स चार्ज थोड़ा ना मूव कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन वी नो कि वर्क डन होता है एफ डॉट एस, सीधा सीधा वर्क डन का फॉर्मूला है, सीधा सीधा वर्क डन का फॉर्मूला है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि एफ डॉट एस की बात करूं तो इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, एफ डॉट डी एस। ठीक, एफ जानते थे हम कितना होगा, 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू इंटू, कल्याणी बता रहा हूं, इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस dx, ये भी मान गया हो गया। दिक्कत आपको तीसरा अगर मानने में आ रही है कि आखिर ये सर cos 0 कैसे हो गया, कल्याणी मैं बोल रहा हूं कि फोर्स भी लगा रहे टुवर्ड्स में ही और चार्ज को भी लेके आ रहे टुवर्ड्स में ही हम, तो दोनों क्या, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है क्या? बोलिए, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं हो जाएगा क्या? तो क्या यहां पे अब फॉर्मूला आ गया क्या, 1 बाई माइनस टाइम्स 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, खत्म। क्या अगर अपने को इंटीग्रेट करना हो तो टोटल इंटीग्रेट नहीं कर देंगे, पर कहां से कहां ला रहे हैं उसको ला रहे हैं इंफिनिटी से आर पॉइंट पे, तो लिमिट डाल देंगे क्या, इंफिनिटी से आर। मैंने क्या किया, सारे कांस्टेंट को बाहर कर दिया और यहां से फिर से डेरिवेशन कंटिन्यू हुआ। बोलिए, क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर? कल्याणी, सब लोग लिख रहे हैं तो सब लोग जल्दी लिख लें, थोड़े कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा। याद रखिएगा, पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, जो चार्ज को आप घुमा के ले आ रहे हैं उसका पर यूनिट चार्ज। चलिए पहले लिख लो सब लोग, फिर हम बात करेंगे उसके बाद। पहले लिख लो, 2 मिनट इस स्लाइड में देता हूं कल्याणी, 1-2 मिनट इसमें देता हूं, और जो लोग अगला स्लाइड में एंटर किए हैं खुद से भी ट्राई करें ना, कि डायरेक्शन खुद से हो जाए, देख तो चुके ही हो, समझ भी चुके हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट है आदर्श, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शायद ही किसी डेरिवेशन को मैं कह सकता हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेन सोर्स ही डेरिवेशन है। भले 8 नंबर का चैप्टर है, कि इसके लिए जितना आपको डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा उतने पूरे सिलेबस में नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट ये चैप्टर डेरिवेशन पे बेस्ड होने की वजह से चैप्टर इजी भी होता है, कभी बोर्ड्स में कभी धोखा नहीं देगा ये। बोर्ड्स के लिहाज से बोलूं तो ये न्यूमेरिकल्स कभी नहीं फंसा सकता आपको, या तो कंडक्टर वाले लैंग्वेज में फंसा सकता है आपको, या तो यही सब डेरिवेशन दे सकता है आपको, और एक कैपेसिटर से न्यूमेरिकल बन सकता है। अभी इसका क्वांटिटी 8 से 10 नंबर के आसपास हो गया है बोर्ड्स में।
जल्दी लिख लिया ये स्लाइड? चलो अब दूसरा स्लाइड जल्दी नोट डाउन करें, थोड़ा और अभी इसको समझाऊंगा अभी। ग्रीन तक लिखो ना, यहां तक, इसके बाद मैं आगे समझाऊंगा अगले स्लाइड में। थोड़ा हाफ स्पेस लूंगा अगले स्लाइड का। एवरीवन नोट इट डाउन, और नोट हो जाए तो एटलीस्ट से यस, मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा। पुट ग्रीन यस एटलीस्ट। चलो मैं समझ जाऊं कि तो देख, 3 लोगों ने लिखा है तो आई हैव टू वेट। अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर गया हुआ था, क्योंकि कुछ सामान वामान लाने के लिए, 10 बजे के पहले। तो छपरा में काफी लोग बाहर निकले हुए थे। काफी लोग, मतलब पूरा रोड ऑलमोस्ट पैक्ड था। सब लोग भूल गए कोविड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ये देखने निकल रहे हैं कितने लोग बाहर निकले हैं। इसके चक्कर में ऑलमोस्ट छपरा पूरा का पूरा 10 बजे के बाहर रही है। तो थोड़ा आप लोग बाहर ना निकले, बच के रहें कुछ दिन कम से कम। और लिख लिया? चलिए बढ़िया। दसवें तक सिद्धांत। चलिए अब कोई इस क्वेश्चन को ना देखे, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को भूल जाओ। मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के बजाय मैं इस टॉपिक को थोड़ा और बताना चाहता हूं। तो वो क्या है? वो कुछ ऐसा है, मैं देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हमने देखा कि मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है कोई क्यू। इसके वजह से जो हमारा पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे, अगर हम लोग देखें, अगर हम उसके आर डिस्टेंस पे देखें, कोई पॉइंट है पी अगर, तो इस पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल है वी, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे है, वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ उसके चार्ज और उससे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। बहुत क्लियर बात है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा, जितना दूर होगा उतना ही पोटेंशियल होगा। क्या आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया नहीं था क्या कंडक्शन जब पढ़ा रहे थे? तो याद है किसी को? के क्यू बाई आर। कितने लोगों को याद है के क्यू बाई आर? सब भूल गए, खा पी गए सब। चलिए, तो हमने बात किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्लियर है? सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्ज। इट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्ज। डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्ज। मतलब क्या है? अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं कि फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होगा? पॉजिटिव। फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए अगर बात करूं, पोटेंशियल विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्लियर है क्या? तो पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ चार्ज। इसीलिए याद रखिएगा,
पोटेंशियल के फॉर्मूले में साइन ऑफ चार्ज को भी इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? पोटेंशियल में साइन ऑफ चार्ज को भी इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? तो कहते हैं हम लोग कि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा और नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा। थोड़ा एक पॉइंट और आगे बताना चाहता हूं, सब लिख लेंगे इसको, ठीक है? टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट is algebraic sum of potential due to all other charges, due to all the, मतलब मान लीजिए कि एक से ज्यादा चार्जेस रखे गए हैं, तो एक पॉइंट पे अगर अपने को पोटेंशियल देखना है तो सबके वजह से जो पोटेंशियल होगा उनका सीधा सीधा अलजेब्रिक सम होगा, सीधा सीधा नंबर वाइज एडिशन कर देंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो सबके पोटेंशियल को हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे इसका बहुत यूज करेंगे। फॉर्मूला बहुत क्लियर होना चाहिए एक चार्ज की, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q/r। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होगा, चार्ज से जितना दूर जाएंगे उतना ही कम पोटेंशियल होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लें इसको, तब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है इसमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कई गुना आसान होता है, क्योंकि डायरेक्शन का फंडा ही नहीं होता यहाँ पे। डायरेक्शन नहीं होने की वजह से ये टॉपिक सब बहुत आसान बन जाता है, एंड यू विल रियलाइज। आप कर लो, इसको लिख लो जल्दी से, हमारा काम 2-4 क्वेश्चन ही करना है। खाली टॉपिक हमने आज का पढ़ लिया। हमने आज पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। इसमें जो एक्सरसाइज दिया गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो मैंने छुड़वाया है अभी, उसको अगले वीक तक के होमवर्क में नहीं दिया है, ठीक है? बहुत आसान एक्सरसाइज है वो भी। नहीं बोल सकते निधि, जो आप कहना चाह रहे हो निधि, मैं उसको थोड़ी देर में लेके आऊंगा। आप यही चाहते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशनशिप क्या है। दीप ने पूछा वर्क डन नेगेटिव कैसे होता है। दीप मैं समझ नहीं पाया, क्या अनम्यूट करके बात कर सकते हैं क्या? दीप, मैं दीप, दीप जो मैं समझ रहा हूं, आप बात जो कर रहे हो नेगेटिव चार्ज वाले के क्वेश्चन में लिखा है। अच्छा, वो आप चिंता मत करो ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ें। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ें, क्या दिया हुआ है। हो सकता है ना नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा दीप, तो चार्ज नेगेटिव होगा तो क्यों नहीं हो सकता है? हमने सब कुछ पॉजिटिव के लिए लिया था ना, तो नेगेटिव हो सकता है, चार्ज का साइन बदलेगा तो। सॉल्व करें सब लोग? अच्छा सब लोग क्वेश्चन में आ चुके हैं, आई थिंक अब नोट कर लिया सबने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव होता है। वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज होता है, फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r होता है, तो याद रखना है। मेरे पास निधि और कल्याणी का आंसर आ चुका है। निधि, कल्याणी, लेट्स सी, देखते हैं। आई डोंट मच एग्री विद दिस, देखते हैं। ये 10th में भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वैसे, 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कौन कर रहा है ये वर्क? वैष्णवी, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि क्या ये सीधा सीधा एक्सटर्नल वर्क नहीं दे रहा है क्या? वर्क डन में एक्सटर्नल नहीं दे रहा है क्या? यही लैंग्वेज कैच करना है, कौन सा वर्क दे रहा है। याद रखिएगा,
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज जस्ट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो कोई जो दे रहा है आप उसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। आपको यहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही दे रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दे रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दे रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। कितना हो जाएगा, -40 माइक्रोजूल डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है, माइक्रो माइक्रो जाएगा ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहां दिक्कत है इसमें? वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में फर्क है। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया। क्लियर है क्या? दो ही वर्क डन हो सकता है, एक एक्सटर्नल का और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, दोनों ठीक ऑपोजिट हैं। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज है। यानी मैं अगर एक सिंपल सी बात करूं कि अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हाँ बिल्कुल साइन का डिफरेंस, आदर्श मैं अगर फॉर्मूले को लिख दूं तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज और इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये भी कह सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। चलिए try this question. Try this question. सिंपल क्वेश्चन है, भी लैंग्वेज है, कहानी है, पढ़ने की आदत डालें क्वेश्चन। ये बिल्कुल ग्रेविटेशन पोटेंशियल की तरह, ये सब काम हमने पहले भी किया हुआ है, थोड़ा याद करो ग्रेविटेशन का क्लास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम चीज था। आनंद कैंसर आ गया, आनंद देखते हैं, रुक जाते हैं। आनंद आपने बोला 1 वोल्ट, लेट्स सी। आनंद मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया आपको, फिर गलती सुधार ली अपने। वैसे भी थोड़ा टाइम लेना, इतनी जल्दी ना करें आप, कि क्या जल्दी है। डोंट जस्ट हरी अप फॉर नो रीजंस, वी आर नॉट इन कोई मतलब रेस थोड़े है। सोच ले, समझ ले, पूरे क्वेश्चन को पढ़ ले, एक क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट करें क्वेश्चन की। अंजन ने कहा है 1/2 वोल्ट, अंजन देखते हैं हाफ वोल्ट और -हाफ वोल्ट, जो वैष्णवी ने भी कहा है। लेट्स सी। शिवम ने 20 वोल्ट कहा है ना, शिवम 20 वोल्ट तो नहीं होगा यार, 20 वोल्ट तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट हाफ वोल्ट पूछा कहां किसने है? मैं किसी को सही नहीं कह रहा हूं। आदर्श ने -1/2 वोल्ट का है। 30 सेकंड्स मोर। वैष्णवी ने 3/2 वोल्ट का है। राघवेंद्र ने 1 वोल्ट और -20 माइक्रो जूल का है। मुझे ये वाला सही, मुझे ये वाला थोड़ा गलत लग रहा है राघवेंद्र, आप अब थोड़ा वेरीफाई करें इसको। चलिए लैंग्वेज पढ़ा जाए। लेट्स वर्क ऑन लैंग्वेज। सारा खेल यही फंसता है हमारा, लैंग्वेज पे। When charge of 10 microjoule is shifted from infinity to a point electric field, ये इस तरह का लैंग्वेज आ रहा है ना कि from infinity to a point, मतलब वो पोटेंशियल की ही बात कर रहा है। समझ में आना चाहिए, इंफिनिटी से लाने का मतलब कौन सा बात है, पोटेंशियल।
it is found that work done by electrostatic forces is 10 microjoule. यानी मेरा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है 10 माइक्रोजूल, ठीक है। अच्छा, चार्ज दे रहा है 10 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले तो हम लोग वोल्ट निकालेंगे, तो माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज ही करेंगे ना। बोलिए राघवेंद्र, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज थोड़े करते हैं, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज करते हैं ना। कितना हो जाएगा? -10/10 कितना हो जाएगा? -1 वोल्ट हो जाएगा क्या? इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं है समझ में किसी को? एनी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? क्योंकि आप लोगों ने गलतियां की है इसमें पोटेंशियल निकालने में। कई लोगों ने 1 वोल्ट लिखा है, पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट थोड़े दिया था। अगला बात आते हैं पोटेंशियल। तो अपने को मिल गया उस पॉइंट का अपने को पोटेंशियल मिल गया, जो कर सकते, जो करना करेंगे हम लोग। इफ द चार्ज इज डबल्ड, अब केस 2 देखते हैं। अब हमने चार्ज को डबल करना, देखो पोटेंशियल तो चेंज होगा नहीं, ये बोल रहा है इफ द चार्ज इज डबल एंड टेकन। देखो जो चार्ज को हम ला रहे हैं उससे हमारे पोटेंशियल पे कोई फर्क थोड़े पड़ता है, पोटेंशियल -1 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन जो चार्ज है वो अब हो गया 20 माइक्रोकूलम। ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग एलिमेंट है। वोल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज बस 20 माइक्रोकूलम हो गया है। फिर इंफिनिटी से सेम पॉइंट पे ला रहे हैं विदाउट एक्सेलरेटिंग। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू पोटेंशियल होता है। तो इस हिसाब से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू Q इंटू वी होता है। तो Q इंटू वी कितना हो जाएगा? 20 इंटू -1, क्या हम कह सकते हैं -20 माइक्रोजूल हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट -20 माइक्रोजूल हो जाएगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोजूल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आनंद, क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ द चार्ज इज डबल्ड, इफ द चार्ज इज डबल्ड एंड अगेन उसको इंफिनिटी से पॉइंट पे लाएंगे, मतलब केस पहला बदल गया, दूसरा केस है इंफिनिटी से 20 माइक्रोकूलम को ला रहे हैं। बोलिए क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? नहीं आया समझ आनंद? क्या सबको ये क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, लैंग्वेज को कैच करने की कोशिश करनी है बस अपने को। सब लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको समझना पड़ेगा लैंग्वेज के हिसाब से। लैंग्वेज समझ लो, एक लाइन का एक क्वेश्चन नहीं है इसमें। और थोड़ा सोच करके जवाब देना बस, सॉल्व करना नहीं है इसमें, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस सोचना है बस। नहीं आनंद, गलत है।
दिव्या, क्लासेस आपकी बहुत इरेगुलर हैं। आप पहले ही बहुत कुछ मिस कर चुके हो और आज भी आप लेट आए हो क्लास में। पुराने वीडियोस भी आप पता नहीं कितने देखे हो। आप टाइम जैसे से पास करेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा एंड यू विल लूज मच ऑफ द थिंग्स। सो बेटर प्लान अकॉर्डिंगली। और अभी हम अपने को रिकवर कर सकते हैं, बाद में नहीं कर पाएंगे। हमारे पास काफी आंसर्स आए हैं। शिवम, दीप, आयुषी सही है। शिवम, निधि, जितने आंसर हैं वो सही। कल्याणी आपका गलत है बस। अभी थोड़ा देखिए कल्याणी कैसे। मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो, पर मेरा पॉइंट होगा कि समझ भी कितना रहे हो, ये भी मैं देखना चाहूंगा। वैष्णवी गलत है। ठीक है, देखते हैं वैष्णवी। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आप कि आप किसी पी पॉइंट पे मान लीजिए कि आपने रखा हुआ है जो 20 वोल्ट पे, और मान लीजिए कि हमको इन्फिनिटी पे लेके जाना है इसको, छोड़ देना है बस इसको। तो आप खुद सोचो कि जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो क्या अपने आप, अच्छा मान लो 20 वोल्ट पे है, ठीक है, तो 20 वोल्ट पे है, जब हम इसको रिलीज करेंगे तो आप खुद नहीं मानते हो क्या कि एक्सटर्नल फोर्स आपने हटा दिया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करेगा? ठीक है, तो जो वर्क करेगा वो इक्वल्स टू क्या, क्यू इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल होगा क्या? क्या वर्क डन जो करेगा, जो पी से लेके इन्फिनिटी में जाने में जो वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो फोर्स भी ऐसे लगाएगा और बॉडी का मूवमेंट भी ऐसे होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्यू इंटू वी होगा। तो 3 × 10⁻⁻⁶ इंटू 20, यानी कह सकते हैं 60 माइक्रो जूल वर्क करेंगे। क्या हम जानते हैं क्या कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है? बच्चों, कभी भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नेगेटिव नहीं होता है वेस्ट भाई। तो उसके लिए तो हमें दिमाग ही लगाना था। तो क्या सीधा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हम कह सकते हैं कि मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं हुआ, वो जो वर्क डन हुआ है वो कितना हो जाएगा? 60 माइक्रो जूल। बोलिए, हो गया क्या? क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना होगा? 60 माइक्रो जूल। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते थे, ये तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते थे। यहां पे अभी इतना, अभी इन्फिनिटी में चला जाएगा तो क्या होगा? सारी एनर्जी का क्या होगा? सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या सबको क्लियर है ये? मुझे लास्ट क्वेश्चन इसका आंसर थोड़ा जल्दी चाहिए। मुझे इसका आंसर थोड़ा जल्दी चाहिए, वन लाइनर है, टाइम वेस्ट मत करो इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर प्राची गलती वही हो गई आपसे। आनंद क्या लिख रहे हो? आनंद राज, कुछ भी। कल्याणी फिर गलत है आपका। वैष्णवी आपका भी गलत है। वैष्णवी आपका फाइनली सही है।
इसमें क्या ही था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दे रहा था, तो आपको क्यों दिमाग लगाना था इसमें, 30 माइक्रोजूल है, तो आपको चार्ज दे रहा है 10 माइक्रोजूल, आपको सीधा सोचना था कि टोटल पोटेंशियल इक्वल्स होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज, कितना हो जाता, माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स का कितना होता है 30 है बाय 10 माइनस 3 वोल्ट। इज इट क्लियर क्या, या अभी तक हम कंफ्यूज ना हो, इज इट क्लियर, माइक्रो वोल्ट क्यों लिखा है, वोल्ट लिखेंगे ना, प्राची समझ में आया क्या? आई एम नॉट इंटरेस्टेड मतलब इस क्वेश्चन में टाइम देने का। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस पे ट्राई करें सब लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, मुझे इसका आंसर चाहिए एंड गो विद द लॉजिक। देखते हैं कितने लोग रिस्पॉन्ड कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं और बिना एक्सप्लेनेशन का नहीं, एक्सप्लेनेशन भी मांगूंगा। Last question for the day. Everyone try this. और अगले दिन थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे चीजों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, और हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की भी बात करेंगे। 2 लेक्चर हमें लगेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट को पूरी तरह खत्म करने में। I've got 3 response, only 1 correct. आनंद और अंजन ठीक है, but must have the reason behind it. कोई चार्ज अगर पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है तो जरूर उस पर कुछ वर्क डन किया गया होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय Q इक्वल्स टू होता है V, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू V, वर्क डन आ गया P स्क्वायर बाय 2m अंजन, ठीक है, लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V, क्लियर है। अच्छा Q इंटू V तो वर्क, अब Q इंटू V बात कर रहे हैं तो K फाइनल माइनस K इनिशियल इक्वल्स टू Q इंटू V, इनिशियल तो 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Q इंटू V। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक और होता है मोमेंटम के टर्म्स में, P स्क्वायर बाई 2m, बिल्कुल सही है रीज, बिल्कुल सही है, Q इंटू V, तो P इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है, अंडर रूट 2m QV, क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, C। इज इट क्लियर? लेट्स एंड द क्लास ऑन दिस नोट, आज का क्लास इतने पर ही रहने देते हैं, अगले दिन थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। आज बेसिक जो था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन, उसके बारे में समझ के रखेंगे, अगले दिन इस पे बहुत अच्छे सवाल करेंगे और टाइम बचेगा तो डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस सिस्टम्स के लिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। अंजन विल सेंड केमिस्ट्री तो प्लानिंग वी हैव टू चेंज, केमिस्ट्री की प्लानिंग तो वी हैव टू चेंज एंड मैथ्स इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, ठीक, विल सेंड। मुझे थोड़ा वेरीफाई करने दो, एक दिन टाइम दो मुझे, मैं देख लेता हूँ कि अब कितना उसमें चेंज लाना है। बाकी चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे। ये वीक एंड हो गया हमारा, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट 2 वीक्स में हम लोग